बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो यह ये हमारी पाक 301 की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2023 की। इसकी जो क्लोजिंग डेट है सबमिट करने की वो 26 में है। काइंडली से आप टाइम पे सबमिट करवा दीजिएगा और एक बार इसकी जो इतनी भी इंस्ट्रक्शन है तमाम इंस्ट्रक्शन को एक बार ज़रूरी डाउट कर लीजिएगा तमाम स्टूडेंट, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो होती हैं उनके ऊपर अमल करना होता है। अगर आप उसको मिस कर देते हैं तो आपका आंसर करेक्ट होने के बावजूद भी मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। काइंडली उसको ऊपर फॉलो कीजिएगा इंस्ट्रक्शन को और उसके मुताबिक असाइनमेंट को बनाइएगा। तो चलिए अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यह गया हमारा क्वेश्चन। उससे पहले आप काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर आया है, क्योंकि अगर आप समझ जाएंगे तो आगे चल के आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी अगर सवाल आता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपके माइंड में होगा तो आप खुद से भी लिख पाएंगे। तो सिंपली भी क्वेश्चन समझ लेते हैं हम। क्वेश्चन में हमारे क्या लिखा है पढ़ लेते हैं, इसे समझ लेते हैं। कह रहे हैं अल्लामा इकबाल्स 1930 एड्रेस टू द ऑल इंडिया लीग इज कंसिडर अ लैंडमार्क स्पीच इन द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। कह रहे अल्लामा इकबाल ने 1930 में एक एड्रेस किया था, एक स्पीच दी थी लैंडमार्क पे। उसको एक हिस्ट्री के तौर पे, पूरी सब कॉन्टिनेंट के तौर पे हिस्ट्री समझा जाता है उस स्पीच को। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में क्रिटिकली एनालाइज द विजन ऑफ अल्लामा इकबाल। उस स्पीच के जो कॉन्टेक्स्ट था उसके ऊपर आप विजन बताया, अल्लामा इकबाल का विजन क्या था फॉर अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट फॉर मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो उनका सेपरेट मुस्लिम स्टेट था मुस्लिम के सब कॉन्टिनेंट के लिए, उस विजन के हिसाब से उनके बारे में बताइए हमारे को। फिर से बताता हूँ कि सिंपली इसमें बताया गया 1930 के स्पीच के बारे में बताया गया कि वो स्पीच बहुत ही एक स्पीच को हिस्ट्री कहा जाता है सब कॉन्टिनेंट की, बहुत ही लैंडमार्क स्पीच थी। उसमें जो अल्लामा इकबाल का विजन क्या था वो एनालाइज करके बताइए। जो उनका मेन मकसद जो था कि सेपरेट मुस्लिम स्टेट और सेपरेट मुस्लिम सब कॉन्टिनेंट क्रिएट करना। तो सिंपली हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और मेंशन करते हैं। अच्छा, जितने आपने आंसर का मकसद हो कि आप जितने आसानी से क्लियर और टू द पॉइंट लिखेंगे ना उतना आपको एक होता है आंसर क्लियर होता है, टीचर को भी समझ आते हैं और आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। एग्जाम को जो रूल होता है कि आपने टीचर को आसानी करनी है प्रॉपर। आप देखिए हमने हेडिंग में चाहता तो 1-2 पैराग्राफ में ये पूरा आंसर लिख देता पूरा छापा, लेकिन हेडिंग का मतलब होता है कि टू द पॉइंट समझ आए कि पॉइंट में बात क्या हो रही है। ठीक है, तो टाइटल में क्या बोल रहे हैं, टाइटल आ गया। टाइटल में बताया क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अल्लामा इकबाल विजन फॉर अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट। हमने कहा क्रिटिकल एनालिसिस जो अल्लामा इकबाल का विजन था सेपरेट मुस्लिम का, उसके बारे में हमारे की बात यहाँ पर है। इंट्रोडक्शन में हमने कहा कि जो अल्लामा इकबाल ने कहा था उन्होंने सिंपली बात की थी, इंपॉर्टेंस बताई थी अल्लामा इकबाल ने 1930 के एड्रेस में ऑल इंडिया लीग में। उन्होंने सिग्निफिकेशन ऑफ हिज विजन, अपने विजन के बताया जो वो चाहते थे। उन्होंने अपना विजन बताया कि वो मुस्लिम के लिए एक अलग स्टेट चाहते हैं, सेपरेट स्टेट चाहते हैं। फिर डिस्टिंक्ट मुस्लिम आइडेंटिटी, कि मुस्लिम की एक आइडेंटिटी हो, खुद की एक आइडेंटिटी का है। क्या कहा उन्होंने, इकबाल्स बिलीव इन द डिस्टिंक्ट हिस्टोरिकल कल्चरल एंड रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम। इकबाल चाहते थे कि उनका जो डिस्टिंक्ट हिस्टोरिकल कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी हो मुसलमान की, मतलब मुसलमानों की अलग जो कल्चरल है, रिलीजियस है, काम वगैरह है, उनका एक अलग डिस्टिंक्ट होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में क्या, कंसर्न्स रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम इंटरेस्ट विद अ यूनिफाइड इंडियन स्टेट। कह रहे इंडियन के स्टेट के अंदर मुसलमानों की जो है इंटरेस्ट लेना चाहिए, मुसलमानों की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन से रिगार्डेड कंसर्न होना चाहिए। फिर हमने कहा मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज, जहाँ पर मुसलमान के जो जगह हैं जहाँ पर उनकी मेजोरिटी है उसके बारे में कह रहे हैं। कह रहे इकबाल्स कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी रीजन्स, इकबाल का जो कॉन्सेप्ट था मुस्लिम रीजन मेजोरिटी रीजन का एज अ सेपरेट एंटिटी की तरफ उनका जो मेन मुस्लिम का मेजोरिटी थी कि उनका रीजन जो है सेपरेट एंटिटी के लिए। दूसरे पॉइंट में हमने लिखा है कि एम्फेसिस ऑन सेल्फ गवर्नेंस एंड कंट्रोल ओवर डेस्टिनी, मतलब उनका खुद सेल्फ गवर्नेंस हो, कंट्रोल हो डेस्टिनी के ऊपर। मुसलमानों के जो मेजोरिटी एरियाज थे वहाँ पर मुसलमानों का अपनी गवर्नेंस होनी चाहिए और खुद के डेस्टिनी पे खुद का कंट्रोल होना चाहिए, मतलब मुसलमानों पे किसी और का रूल नहीं होना चाहिए। हमारे जो हमने दूसरी हेडिंग जो का लिखा है, कहा है सेफ गार्डिंग इंटरेस्ट एंड रिलीजियस फ्रीडम, मतलब सेफ गार्ड करना इंटरेस्ट को और रिलीजियस जो फ्रीडम था, मतलब अपने जो उनके जो काम वगैरह है खुद मुसलमानों की जो
रिलीजियस ड्यूटीज़ वगैरह है, काम वगैरह है, उनको रिलीजियसली तौर पे फ्रीडम हो, वो अपने यानी कि खुशी से आराम से अपनी यानी कि इबादत वगैरह कर पाए हों, उनको कोई भी यानी कि बीच में मसला ना है, कोई इसको डिस्टर्बेंस ना है काम में। क्या हमने पॉइंट में लिखा है, इकबाल फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम। उनका कहना था कि पॉलिटिकल हो या सोशल हो या इकोनॉमिक बेस हो, सब में मुसलमानों का इंटरेस्ट होना चाहिए, फोकस होना चाहिए और इन सब में उनको प्रोटेक्शन होनी चाहिए, प्रोटेक्ट होनी चाहिए। फिर हमने कहा इंश्योरिंग रिलीजियस फ्रीडम एंड माइनॉरिटी राइट्स विद देयर प्रपोज स्टेट। जो उनके रिलीजियस फ्रीडम था, रिलीजियस जो उनके काम वगैरह थे, उनसे उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए और उनको फ्रीडम मिलना चाहिए वो, ताकि खुल के अपनी जो इबादत है वो भी कर पाए और प्रपोज कर पाए। नेक्स्ट वन है हमारा है क्रिटिक्स पर्सपेक्टिव। जो उनका क्रिटिक्स का पर्सपेक्टिव था उसके बारे में कह रहे हैं आर्गूमेंट्स अगेंस्ट इकबाल्स विजन एज नॉट एक्सप्लिसिटी एडवोकेटिंग फॉर अ सेपरेट नेशन स्टेट। अल्लामा इकबाल का जो विजन था उसके जो आर्गूमेंट्स है वो अगेंस्ट थे एक्सप्लिसिटी के, एडवोकेट के और सेपरेट नेशन स्टेट के। तो डिबेट अवर फेडरेशन और कन्फेडरेशन मॉडल्स फॉर मुस्लिम मेजोरिटी यूनिट्स, जो डिबेट थी फेडरेशन की और कन्फेडरेशन की मॉडल्स की, वो मुस्लिम मेजोरिटी यूनिट्स के लिए थी। फिर नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है उसमें हम कह रहे हैं ग्रोइंग डिफरेंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। मतलब इख्तलाफात जो हमारे साथ बीन मुख्तलिफ है, मतलब हिंदू और मुसलमान की सब बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिफरेंस है, उनको बताना, उनके ऊपर अमल करना, उसके ऊपर यानी कि काम करना। इकबाल्स एक्नॉलेजमेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल डिफरेंस, मतलब अल्लामा इकबाल ने एक्नॉलेज किया था कि पॉलिटिकल और कल्चरल डिफरेंस को, बिलीव इन द इररिकंसिलेबल इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन ऑफ द टू कम्युनिटीज। उनका बिलीफ था इररिकंसिलेबल इंटरेस्ट को, एस्पिरेशन को और टू कम्युनिटीज को। फिर है रोल ऑफ मोहम्मद जिन्ना, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना का रोल क्या था उसके बारे में बता रहे हैं। जिन्ना रोल इज ट्रांसलेटिंग इकबाल विजन इनटू अ कंसर्न डिमांड। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया, जो अल्लामा इकबाल का जो विजन था उसको डिमांड के तौर पे आगे ट्रांसलेट किया, आगे पेश किया। लीडरशिप इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एज अ सेपरेट नेशन स्टेट, तो उन्होंने लीडरशिप का किरदार अदा किया पाकिस्तान को सेपरेट नेशन स्टेट बनाने के लिए। तो फिर कंक्लूजन में हमारी जो इस बात का जो मकसद बनता है, जो पर हमने पूरा भी विजन जो बताया अल्लामा इकबाल के विजन क्या था, सिंपली ये कंक्लूजन था कि अल्लामा इकबाल चाहते थे, अल्लामा इकबाल विजन रूटेड इन कंसर्न फॉर मुस्लिम राइट्स। उनके जितना भी विजन था, जो उनके काम था कि मुसलमानों के राइट्स के लिए उनके आवाज़ बुलंद कर उनके राइट्स के बारे में सोचना और उनको उनके राइट्स दिलाना, उनके हकूक दिलाना। नेक्स्ट पॉइंट में इन्फ्लुएंस ऑफ हिज विजन इन द एवेंचुअल डिमांड फॉर अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट। जो उनका दूसरा एक मेन विजन ये था कि वो एक डिमांड करे एक अलग से स्टेट की, कि मुसलमान जहाँ पर खुल के अपने काम काज वगैरह सब कुछ कर पाए। लेगेसी ऑफ इकबाल आइडियाज इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, उनकी जो लेगेसी थी कि वो एक नया स्टेट क्रिएट करें जो पाकिस्तान कहलाएगा, जहाँ पर मुसलमान सुकून से रह पाए और अपने मर्जी के मुताबिक, अपने रिलीजियस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 यहाँ से आंसर कंप्लीट। थोड़ा बहुत मुझे पता है लेंदी लिखना था क्योंकि 10 मार्क्स का सवाल है था, तो लेंदी तो करने की ज़रूरत थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया कि क्या बात हुई थी, कि इकबाल के विजन से रिलेटेड बात हुई थी कि उन्होंने विजन में क्या कहा था, तो वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब आगे बढ़ने उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँ काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इनलिस्ट करें मेजर रीजन बिहाइंड द एनरोलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। कह रहे हैं हमें एक रीजन बताएं, इनलिस्ट करके एक रीजन, एक हमें लिस्ट बना के बताएं कि जो एनरोलमेंट पार्टीशन था बंगाल का, उसके पीछे क्या रीजन था बाय द ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से। और हमें पता है हाउ डिड द डिसीजन स्ट्रेंथनिंग द गोल्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, किस तरह ये इस फैसले ने स्ट्रेंथ किया, गोल को मजबूत बनाया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को। तो सबसे पहले हमें बताना है रीजन किसका, कि जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का ब्रिटिश एम्पायर के थ्रू, तो उसका रीजन बताना, उसके पीछे रीजन क्या था, उसकी लिस्ट हमने बतानी है। दूसरा ये हमने बताना कि डिसीजन बताया स्ट्रेंथन का, इस डिसीजन की जो स्ट्रेंथ हुई गोल की ऑल इंडिया मुस्लिम की, उसके बारे में किस तरीके से हुई, किस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गोल जो है वो पक्का हो गया डिसीजन, इस डिसीजन की वजह से। तो सिंपली अपने आंसर देख लेते हैं।
मैं लिख देता हूँ आंसर में हमने क्या मेंशन किया, हमने कहा है कि रीजन जो था एनरोलमेंट पार्टीशन ऑफ बंगाल का, आगे हम मेंशन कर रहे हैं बाय द ब्रिटिश एम्पायर। ये मैं मेंशन नहीं किया, मैं ये मेंशन कर देता हूँ, ये भी बाय द ब्रिटिश एम्पायर। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, पहला जो रीजन था वो था पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड अपोजिशन। पॉलिटिकली तौर पे उनको अनरेस्ट किया था, अपोज किया गया था। वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड अपोजिशन फ्रॉम बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम क्रिएटेड अ यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट द पार्टीशन लीडिंग टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कि प्रोटेस्ट चल रहा था हिंदू और मुसलमान दोनों के दरमियान कि वो यूनाइट होने चाहिए अगेंस्ट पार्टीशन के खिलाफ थे बहुत से लोग। तो वो चाह रहे थे कि पार्टीशन हो जाए लीडिंग टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल बेस पे वो यानी कि आपस में प्रोटेस्ट कर रहे थे। दूसरे पे था नेशनलिस्ट मूवमेंट था नेशनलिस्ट का, जो पार्टीशन बंगाल का था उससे रिलेटेड हमारे पास बात हुई जो ब्रिटिश एम्पायर ने किया था। उसके हम रीजन दे रहे हैं क्यों वो पार्टीशन हुआ था। पहले मैंने बता दिया कि पॉलिटिकली तौर पे और पॉलिटिकल इशू की वजह से और हिंदू और मुसलमान दोनों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था इस वजह से। दूसरा है नेशनलिस्ट मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट हमें क्या लिखा है, द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट सपोर्टेड बाय लीडर्स लाइक बैल गंगाधर तिलक चैलेंज ब्रिटिश कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस द डिसीजन टू रिवोक द पार्टीशन। नेशनल एक मूवमेंट बन गया था कि जो इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट था उसमें जो सपोर्ट लीडर्स कर रहे थे उनमें एक था बैल गंगाधर था तिलक, जिसने चैलेंज किया था ब्रिटिश कंट्रोल को, उनके डिसीजन को, उनको इन्फ्लुएंस किया था रिवोक करने को पार्टीशन को। नंबर थर्ड पे इकोनॉमिक कंसिडरेशन। इकोनॉमिक कंसिडरेशन में था द पार्टीशन डिसरप्टेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज पार्टिकुलरली द जूट इंडस्ट्री विच वाज वाइटल टू ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जो पार्टीशन था उसने डिस्टर्ब कर दिया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और पार्टिकुलरली कर दिया था इंडस्ट्री को जो वाइटल ब्रिटिश इकोनॉमिक का इंटरेस्ट था जिसमें। रिवोकिंग द पार्टीशन वाज अ स्ट्रेटेजिक मूव टू रिस्टोर स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। रिवोक करना पार्टीशन को उनको जो मकसद था, स्ट्रेटेजी उनकी जो थी वो रिस्टोर करना स्टेबिलिटी को और प्रोटेक्ट करना इकोनॉमिक इंटरेस्ट को। तो ये हमने रीजन दे दिए हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय द ब्रिटिश एम्पायर के एनरोलमेंट के। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हमसे पूछेगा वो कहा था कि हाउ डिड, इस डिसीजन ने किस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के गोल को स्ट्रेंथ किया, मजबूत बनाया। तो हमने नीचे मेंशन किया है इम्पैक्ट ऑन द गोल्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इसका क्या इम्पैक्ट आया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पे, तो हमें लिखा स्ट्रेंथनिंग मुस्लिम आइडेंटिटी, मतलब मुसलमानों की आइडेंटिटी को मजबूत कर दिया इस डिसीजन ने कि द एनरोलमेंट ऑफ द पार्टीशन बूस्टेड द मुस्लिम लीग्स एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऑफ इंडियन मुस्लिम। इस पार्टीशन ने बूस्ट किया मुस्लिम लीग के एफर्ट को, उनकी ताकत को, उनके जज्बे को, पॉलिटिकल आइडेंटिटी को इंडियन मुस्लिम्स की। नंबर 2 पे हमने लिखा कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम सपोर्ट, और कंसोलिडेशन था मुस्लिम सपोर्ट के लिए। द मुस्लिम लीग कैपिटलाइज ऑन द एनरोलमेंट टू गार्नर सपोर्ट फ्रॉम मुस्लिम हु फेल्ट देयर इंटरेस्ट वर बीइंग सेफगार्डेड। मुस्लिम लीग जो कैपिटलाइज थी, सपोर्ट कर रही थी मुस्लिम को, वो उनका इंटरेस्ट था वो सेफ गार्ड में था कि वो अपने आप को बचा के रखें और प्रोटेक्ट करें। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। डिमांड थी उनकी सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए। द एनरोलमेंट फ्यूल्ड द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स एज अ मीन्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट एंड सिक्योर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। जो उनका मेन जो डिमांड थी एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स करना मुसलमानों के लिए, जिसका मतलब ये था कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करें और उनका इंटरेस्ट को सिक्योर करें, बचाएं, ताकि वो अपनी सिक्योर एडिक्वेट को रिप्रेजेंट कर सकें। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो है ग्रोथ ऑफ द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की जो ग्रोथ थी, द एनरोलमेंट कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ एंड प्रोमिनेंस ऑफ द मुस्लिम लीग एज अ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंटिटी रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम इन इंडिया। जो एनरोलमेंट का जो कंट्रीब्यूट था वो ग्रोथ कर सके प्रोमिनेंस ऑफ मुस्लिम लीग के अंदर, और सिग्निफिकेंट जो पॉलिटिकल एंटिटी थी वो रिप्रेजेंट करे मुसलमान को इंडिया के अंदर। यहाँ पर हमने इम्पैक्ट भी बता दिया, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।